In the name of Allah who is the most merciful and beneficent, welcome to my YouTube channel. आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ. The disease that involve the heart and blood vessels are collectively called cardiovascular disorder और cardiovascular disease. वो डिजीज जो हमारे हार्ट को और हार्ट की ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स कौन सी वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है. अगर हमारे हार्ट के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो जो डिजीज अराइज होगी उस डिजीजेस को हम बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर. कार्डियोवास्कुलर के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक कार्डियो एक वस्कुलर. कार्डियो का मतलब है हार्ट और वस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स, ठीक है. अगर इन दोनों की वजह से कोई भी डिजीज अराइज होती है तो उन डिजीजेस को हम बोलेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. सीवीडी अगर आ जाए तो इट्स मींस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स. इज इट क्लियर? आपने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है. फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डिजीज जो है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD. इंपॉर्टेंट डिजीज है. हम इसको डेफिनेशन के साथ, कॉजेज के साथ, सिम्टम्स के साथ इसको रीड करते हैं. सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की. इट इज द नर्विंग और ब्लॉकेज. नर्विंग का मतलब होता है नैरो हो जाना, अंदर से मतलब इस तरीके से नैरो हो जाना, स्पेस कम हो जाना, ठीक है. ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है. जब इसके अंदर से इस तरह करके कोई ब्लॉकेज आ जाएगी तो हमारी ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी. इज इट क्लियर? फिर उसके बाद ब्लॉकेज का मतलब है कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाना. ये हमारी ब्लड वेसल है, यहां पर कोई चीज दरमियान में आ गई है जिसकी वजह से हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई है. अब हमने एक लफ्ज समझना है, क्रोनरी आर्टरीज. क्रोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है. ये हमारी स्पेसिफिक हार्ट आर्टरीज होती हैं, स्पेसिफिक जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं. ये आर्टरी सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है. मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उसको हम लोग कोरोनरी कहते हैं. कोरोनरी आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट मसल्स के पास, ठीक है. दिस कंडीशन इज प्राइमरीली कास्ड बाय अथीरोस्क्लेरोसिस. यहां पर आपने कॉजेज की हेडिंग देनी है. ये कंडीशन किसकी वजह से होती है? अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से. अथीरोस्क्लेरोसिस अब क्या होता है, ठीक है. अब हमने देखना है कि अथीरोस्क्लेरोसिस बेसिकली है क्या. सिंपल, ये हमारी आर्टरी है. आपने एक चीज समझनी है, आपके घर में वाटर पाइप होगा, ठीक है. उस पाइप के अंदर अगर कहीं पर ब्लॉकेज आ जाती है या फिर वो नैरो हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ब्लड वो जो वाटर का फ्लो है ना वो रुक जाता है, ठीक है. वाटर का फ्लो, वाटर आगे नहीं जाता. इसी तरह हमारी आर्टरीज में होता है. आर्टरीज के अंदर अगर कोई प्लैक जमा हो गया, कोई यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ गई है या कोई नर्विंग आ गई है तो ब्लड आगे पास नहीं होगा. जब हमारा ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा. जब ब्लड नहीं मिलेगा तो उन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी. ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे मसल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है. इज इट क्लियर? अब अथीरोस्क्लेरोसिस भी बेसिकली क्या है कि जो हमारे फैट डिपॉजिट्स हैं, जो हमारी फैट है, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये चीजें वहां पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं. डिपॉजिट का मतलब होता है वहां पे जाके जमा हो जाना. जब ये वहां जाके डिपॉजिट हो जाती हैं आर्टरीज के अंदर तो वो एक बना देती हैं, प्लैक बना देती हैं. प्लैक का मतलब होता है कि वहां पर एक गुच्छा सा बना देना, वहां पर एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बना देना जो ब्लॉकेज कर दे, ठीक है. इस कंडीशन को हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस. और अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, क्रोनरी हार्ट डिजीज होती है. अब आप इस बॉक्स की तरफ आ जाए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मेंशन है. अथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरोस्क्लेरोसिस. आर्टीरो और अथीरो में डिफरेंस है. आर्टीरो का मतलब होता है कि जो हमारी आर्टरीज की वॉल है ना वो जो है हार्ड हो गई हैं और वो थिक हो गई हैं, मतलब मोटी हो गई हैं और वो जनरली हार्ड हो गई हैं. और अथीरो का मतलब है कि उन आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, वेस्ट और अदर सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए हैं, वहां पर इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो गई है या फिर नर्विंग हो गई है. इज इट क्लियर? अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ आर्टीरोस्क्लेरोसिस. अथीरोस्क्लेरोसिस किसकी टाइप है? आर्टीरोस्क्लेरोसिस की टाइप है जिसके अंदर बिल्डअप हो जाता है, काज्ड बाय बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस प्लैक इनसाइड द आर्टरीज. आर्टरीज के अंदर फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और अदर सब्सटेंसेस के जमा होने को हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. तो यहां तक आपकी डेफिनेशन. यहां पर आपका बेसिक कॉज क्रोनरी हार्ट डिजीज किसकी वजह से होती है, तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा क्या होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस. और 80 to 90% जो हमारी डिजीजेज होती है ना हार्ट की, वो अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होती हैं. क्योंकि जब हमारी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है,
जाता है, स्टॉप हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है तो हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, डाई होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज में आपने क्या देखना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हमने एक प्रोवर्ब हमेशा सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब हर चीज अगर ज्यादा अमाउंट में मिलेगी तो वो भी क्या होगी, खतरा होगी। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इटसेल्फ खुद खतरनाक नहीं होते। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल को सेल्स के पास लेकर आना, ठीक है। ये सेल्स के पास कोलेस्ट्रॉल को लेकर आते हैं, यहां तक तो इनका काम बिल्कुल ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल को लाते हैं सेल्स के पास, और सेल्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल के जरिए अपनी वॉल्स प्रिपेयर करती हैं, वॉल मेम्ब्रेन बनाती हैं, वॉल या मेम्ब्रेन बनाती हैं, ठीक है। ये काम इनका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में आ गया, मतलब जितने की हमें जरूरत थी उससे एक्सेस प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करेगा, जो हमारे पास एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल या फैट, उनको वॉल्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। जब ये वहां पर जाकर डिपॉजिट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, ये इनकी अमाउंट वहां ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या बन जाएंगे, प्लैक बन जाएंगे। और जब प्लैक बन जाएंगे, यहीं पर बात होगी, यहीं पर हमें खतरा होगा। यहीं पर क्या हो जाएगा, अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। अथीरोस्क्लेरोसिस से क्या होगा, ब्लड का जो सप्लाई है वो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे हार्ट मसल्स की डेथ हो जाएगी। इसी को हम लोग क्रोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहली कॉज क्या हुई हमारे पास, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट कॉज आपने याद रखनी है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर। अब आपको पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर, आपने ना लाइन याद रखनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक नॉर्मल अमाउंट में हमारा जब ब्लड फ्लो करेगा आर्टरीज के अंदर तो वो ठीक है, लेकिन जब ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा ना, तो जो आर्टरीज की इनर वाली वॉल है, जो एंडोथीलियम है, वो डैमेज हो जाएगी। उसके डैमेज होने की वजह से वो रप्चर हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। जब वहां पर वो रप्चर होगी तो वहां पर हमारे जो लिपोप्रोटीन है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वहां कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, अथीरोस्क्लेरोसिस होगा, और अथीरोस्क्लेरोसिस से क्रोनरी हार्ट डिजीज होगी। तो हाई ब्लड प्रेशर भी हमारे लिए शदीद खतरनाक है और हमारे लिए बहुत बड़ी इमरजेंसी है। फिर उसके अलावा स्मोकिंग भी ऐसे ही करता है कि आपकी जो आर्टरीज की वॉल है उसको डैमेज कर देता है। जब आर्टरीज की वॉल डैमेज हो जाती है तो वहां पर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को जमा करता है और वहां पर भी अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। और डायबिटीज भी इसी तरह आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, ये शुगर को डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप पूरा दिन बैठे हुए हैं, तो मतलब इस तरह की कंडीशन में भी क्या होता है कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वो अथीरोस्क्लेरोसिस काज करते हैं। कॉजेज अब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट कॉज था लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सेकंड हाई ब्लड प्रेशर, थर्ड स्मोकिंग, फोर्थ डायबिटीज एंड फिफ्थ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। यहां पर आपको बताया हुआ है इंसिडेंस रेट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है, इसके अकॉर्डिंग जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है वो कितने % रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल डेथ के लिए, 32%। 32% का मतलब है कि हर 3 में से 1 बंदा जो है उसको हार्ट प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा कि हर दूसरे बंदे का बीपी हाई होता है। जिस बंदे का भी बीपी हाई होता है ना, तो वो आपको पता चल गया, जब बीपी हाई होगा तो उसकी वॉल्स रप्चर करेंगी, जब उसकी वॉल्स रप्चर करेंगी तो क्या होगा, वहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से अथीरोस्क्लेरोसिस होगा, अथीरोस्क्लेरोसिस के साथ क्या होगा, उसको हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपको पता है कि हर थर्ड में से 1 पेशेंट जो है वो हमारे हार्ट का पेशेंट होता है, और ग्लोबल डेथ में भी हर 3 में से 1 बंदे की जो डेथ हो रही है वो हार्ट पेशेंट है। इन पाकिस्तान, cardiovascular disorder contribute to nearly 29% of all fatalities। पाकिस्तान के अंदर भी 29% रेशियो है इसकी, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस,
इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मैं आथीरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट हूँ। अब ऑब्वियसली अगर उसे पता चलेगा तो वो कोई ना कोई उसके लिए कंपनसेट करने के लिए उस चीज़ की कोशिश करेगा। लेकिन ये स्टार्ट में एसिप्टोमेटिक का मतलब है कि आपको पहले सिम्टम्स नहीं आएंगे। मे लीड टू द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट एज द कंडीशन प्रोग्रेसिस। लेकिन जब ये कंडीशन सिवियर हो जाएगी, मतलब जब आप 10 to 20% खतरा होगा, आपको एथीरोस्क्लेरोसिस होगी, तब आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब कंडीशन प्रोग्रेस कर जाएगी, 80 to 90% हो जाएगी कंडीशन, तब आपको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, जब ये डिजीज आगे प्रोग्रेस कर जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने क्या रीड किया? सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि वो आर्टरीज जो हमारे ब्लड को सप्लाई करी थी हार्ट के पास, उन आर्टरीज की नर्विंग हो गई है या फिर ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, इस कंडीशन का नाम हमने क्या दिया था? क्रोनरी हार्ट डिजीज। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये क्यों होती है। इसकी बेसिक कॉज थी एथीरोस्क्लेरोसिस। और एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या था कि जो हमारे फैट है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो गया। उस डिपॉजिट की वजह से हमें क्या हुआ था? एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब फिर हमने कॉजेज देखी थी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन किस तरीके से एथीरोस्क्लेरोसिस काज करता है, ये हम लोगों ने एक प्रॉपर फ्लो शीट से देखा है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को सेल्स के पास लेकर आता है और सेल्स सिंपल उससे अपनी वॉल और मेम्ब्रेन प्रिपेयर करते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को सेल्स के पास लेकर आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जब आएगा कोलेस्ट्रॉल तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिपॉजिट होगा तो यहां पर हमारे लिए खतरे की बात है कि वो प्लेक बना देगा। जब प्लेक बनाएगा तो एथीरोस्क्लेरोसिस होंगी। एथीरोस्क्लेरोसिस से ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी और ब्लड की सप्लाई स्टॉप होने से ऑक्सीजन भी स्टॉप हो जाएगी। जब ऑक्सीजन हमारे मसल्स को नहीं मिलेगी तो हार्ट की मसल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने देखा कि हाई ब्लड प्रेशर भी हमारी आर्टरीज को रप्चर करता है, स्मोकिंग जो है वो भी डैमेज करती हैं, डायबिटीज भी शुगर को डिपॉजिट करती है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी आपके लिए खतरा है। फिर आपने सिम्टम्स देखे कि स्टार्ट में कोई सिम्टम नहीं होगा, लेकिन जब डिजीज प्रोग्रेस करेगी तो आपको चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर। इन रिस्क फैक्टर को अगर हम लोग मिनिमाइज करें ना, ये रिस्क फैक्टर वो होते हैं, ये खतरात होते हैं हमारे लिए जो डिजीज को प्रोग्रेस करने में हेल्प देते हैं। अगर हम इन रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर लेना तो हम इस डिजीज से बहुत हद तक बच सकते हैं। वही बातें हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपने अपने बीपी को कंट्रोल करना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मोटापा जो है ना, मोटापा हम अक्सर सुनते हैं अपने बड़ों से भी कि मोटापा खुद एक बजाते खुद एक बीमारी है। तो जो मोटापा है ना वो नहीं आने देना। ठीक है, उसके लिए आपने वॉक करनी है, डाइट अच्छी रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। फिर फैमिली हिस्ट्री मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि एक बाप दादा को जो बीमारी है वही आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी चल रही होती है। तो मतलब कुछ डिजीजेज जो होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा अपने रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब प्रिवेंशन में वही हमने इन्हीं रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना है, तो जिससे हम डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, डिजीज से बच सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने प्रेशर को मिनिमाइज करना है, कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने मिनिमाइज करना है, कोलेस्ट्रॉल को एक नॉर्मल लेवल पे रखना है, लाइफस्टाइल को आपने मॉडिफाई करना है। किस तरीके से मॉडिफाई करना है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप इस डिजीज को ट्रीट नहीं करते तो क्या होगा? क्रोनरी हार्ट डिजीज की वजह से क्या होगा? आपकी जो कंडीशंस हैं वो मजीद सिवियर हो जाएंगी। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बेसिकली होता है कि जो हमारी हार्ट की मस्कुलेरियस लेयर होती है, जो मायोकार्डियम हमारी मसल लेयर होती है, इसको मजीद हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी मसल लेयर है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ऑक्सीजन के ना पहुंचने की वजह से हमारे टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। यहां तक हमने क्या पढ़ा? यहां तक हम लोगों ने डिजीज की डेफिनेशन देखी, कॉजेज देखे। कॉजेज में बेसिक कॉज, अगर आपसे यहाँ पर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मेन कॉज क्या होता है क्रोनरी हार्ट डिजीज का, तो आपने आंखें बंद करके बता देना दैट इज एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या था? फैटी डिपॉजिट थे आपकी आर्टरीज की वॉल के अंदर। फिर आपने कॉजेज फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर कर लेने हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और ये जो बॉक्स में आपको दो डेफिनेशंस बताई हुई है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टीरोस्क्लेरोसिस एंड एथीरोस्क्लेरोसिस। फिर उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं कि स्टार्ट में कोई सिम्टम्स नहीं होते, डिजीज प्रोग्रेस करती है तो सिम्टम्स आते हैं। रिस्क फैक्टर आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, वही कॉजेज आपके रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर को आपने मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करना है? ब्लड प्रेशर को आपने एक नॉर्मल लेवल पर रखना है, आपका नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए,
और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए। और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कैसे करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करके और हेल्दी डाइट यूज करके। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन में डिजीज को इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर अनट्रीट छोड़ दोगे तो कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से जो कंडीशन है वो मजीद फेयर हो जाएगी, जैसे कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड हार्ट फेलियर। अब हम सेकंड डिजीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अब बेसिकली क्या होता है, हमारी हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। जो दरमियान वाली लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम कौन सी लेयर होती है, हमारी हार्ट के जो मसल्स होती है ना उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और अब इंफ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारी मसल लेयर तक ब्लड नहीं पहुंचता। आपको पता है कि ब्लड के अंदर ही ब्लड ही ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो टिश्यूज की डेथ होगी। इस टिश्यूज की डेथ को हम बोलते हैं इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शंस मीन टिश्यू डेथ। द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। हार्ट के मसल्स की डेथ को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल का मतलब क्या आता है, हार्ट मसल्स, और इंफ्रैक्शन का मतलब है डेथ। तो कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। अब इसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे हमारे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं हार्ट अटैक, तो इसका मतलब है ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ही है। तो इसमें क्या हुआ है उस पेशेंट के साथ ये हुआ है कि उसके जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो गई है। और टिश्यूज की डेथ क्यों हुई है ये भी आपको अच्छे से पता है कि वहां तक ब्लड नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो टिश्यूज की डेथ हो गई। अब आगे बताया हुआ है, इट अकर्स when blood flow to a part of heart muscle is blocked for a prolonged period leading to the death of the heart muscles। ये कैसे होता है, ये कैसे हैपन होता है, हार्ट अटैक कैसे हो जाता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है हार्ट के मसल्स की तरफ वो ब्लॉक्ड हो जाता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे अरसे तक, ठीक है। 7 से 8 मिनट तक भी अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के मसल्स जो हैं उसकी डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर। अब आगे कॉजेज वही कॉज है कि अथीरोस्क्लेरोसिस, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर ब्लॉकेज हो गई है। ब्लॉकेज कैसे हो गई है कि क्लॉट की वजह से। वो क्लॉट कैसे बना है, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। और ये अब हम लोगों ने कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्लियरली पढ़ लिया कि अथीरोस्क्लेरोसिस प्लेक कैसे बना था। वहां पर फैट, कोलेस्ट्रॉल और वेस्ट डिपॉजिट हो गए थे, जिसकी वजह से वहां पर क्लॉट बन गया था, और क्लॉट बनने की वजह से ब्लॉकेज हो गई थी हमारी कोरोनरी आर्टरीज में। इज इट क्लियर। ये हमारे कॉजेज थे। उसके बाद हमारे सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स में वही चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ना आपकी चेस्ट हैवी हो रही है, बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होगी, टाइटनेस फील होगी, ऐसे लगेगा कि कोई चीज आपके ऊपर रख दी गई है, इतना प्रेशर आपको फील होगा, ठीक है। सांस लेने में तंगी होगी, आपको ठंडा पसीना आएगा, आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा, स्वेटिंग होती है, और साथ में ही पेन रेडिएट करता है आर्म की तरफ, नेक की तरफ और जॉ की तरफ। मतलब क्या होता है कि चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन के साथ साथ आपका जो पेन है वो लेफ्ट साइड पर ही आर्म की तरफ चला जाएगा, नेक की तरफ और आपकी जा लाइन की तरफ। ठंडे पसीने आएंगे, सांस लेने में तंगी होगी, और आपको ऐसे फील होगा कि आपके सीने के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है, कोई टाइटनेस है, कोई हैवी चीज आपके सीने के ऊपर रख दी गई है, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट्स को आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। आपको पता है कि जो आर्टरीज है वहां पर ब्लॉकेज हो गई है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट पे आप क्या करोगे कि उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन दोगे, ठीक है। ऐसी मेडिसिन दोगे कि ये जो आपका क्लॉट है ये यहां से डिसॉल्व हो जाए। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो आपका ब्लड का फ्लो जो होगा वो ठीक हो जाएगा। इज इट क्लियर। फर्स्ट में आप उसको क्या दोगे, ऐसी मेडिकेशन दोगे जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगी। और सेकेंड में अगर इन केस कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर है तो आप क्या करोगे, मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर करोगे, दैट इज एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपकी आर्टरी है यहाँ पर ये जो ब्लॉकेज है, यहाँ पर क्या करेंगे, कैथेटर को पास करेंगे और वहां पर इस तरह करके आर्टरी को ओपन कर देंगे। जब आर्टरी को ओपन कर दिया जाएगा तो ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक हो जाएगा। एंड स्टंटिंग टू कीप द आर्टरीज ओपन, और क्या करोगे, स्टंट डाल दोगे। स्टंट से क्या होता है, स्टंट में बेसिकली एक मैश होती है, वो वहां पर जाकर ऐसे करके वहां डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली वो हमारी आर्टरी जो है वो ओपन रहती है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग हम साथ ही करते हैं। हम अक्सर आपने सुना होगा कि स्टंट डले हैं इस पेशेंट को। स्टंट में बेसिकली क्या होता है कि वो डाल देते हैं कैथेटर के थ्रू, एक मैश डाल देते हैं जिसके थ्रू आर्टरी आपकी ना ओपन रहती है, दोबारा से वो क्लॉट नहीं बनता, ठीक है। 80 to 90% चांसेस होते हैं कि दोबारा से ब्लॉक नहीं होती आर्टरी।
तो पहला ट्रीटमेंट क्या है, आप मेडिकेशन के थ्रू करोगे, और सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, आप उसकी एंजियोप्लास्टी या फिर स्टंटिंग कर दोगे। और ये 90% केसेस के अंदर एंजियोप्लास्टी प्लस स्टंटिंग दोनों इकट्ठी की जाती है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर आप हार्ट अटैक को अनट्रीटेड छोड़ देते हो, अगर आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। पेशेंट एरिथमियास की तरफ चला जाता है, उसकी हार्ट बीट जो होती है वो इंतहाई इरेगुलर हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, और सडन कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। जो मतलब कि आपकी कार्डिक अरेस्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो स्टॉप हो जाती है। तो मतलब आपने इसको मजीद इतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हार्ट फेलियर अब बेसिकली क्या है, एरिथमियास क्या है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एरिथमियास में आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, और कार्डिक अरेस्ट में आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने ये तीनों नाम याद रख लेने हैं, हार्ट फेलियर, एरिथमियास, एंड थर्ड वन इज सडन कार्डिक अरेस्ट। अब प्रिवेंशन में सेम वही है, आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे एथीरोस्क्लेरोसिस काज करती हैं। स्मोकिंग से अवॉइड करना है, ये भी आपको पता है कि आपकी आर्टरीज की वॉल को डैमेज कर देती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका फैट नहीं मतलब बहुत लोग मोटे होते हैं, फैट आ जाता है, तो वो फैट नहीं हमने जमा होने देना, क्योंकि वही तो असल मसला होता है। आपने अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, अपना वेट जो है वो मेंटेन अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद ये दो बॉक्सेस दिए गए हैं। सम टाइम हार्ट अटैक अकर विदाउट सिम्टम्स, सम टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आता है लेकिन उसको ना तो चेस्ट पेन होता है, ना स्वेटिंग होती है, ना उसका पेन रेडिएट करता है, ना उसकी सांस लेने में तंगी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसे हार्ट अटैक को हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन द एल्डरी एंड इन द पेशेंट्स विद डायबिटीज। अब ये कैसे लोगों के अंदर कॉमन होता है? वो पेशेंट जिनको डायबिटीज होती है, और वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है। साइलेंट हार्ट अटैक वो हार्ट अटैक होता है जिसमें आपको कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती। ऑब्वियसली अगर पेशेंट को सिम्टम्स होंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा, लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं होंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। तो डायबिटीज में ऐसा क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं आते? डायबिटीज में ना बेसिकली हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। वो नर्व्स जिसने चेस्ट पेन काज करना होता है, जिसने बताना होता है कि यार ये तो हार्ट अटैक है, वो जो पेन की जो नर्व्स होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं डायबिटीज के अंदर, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स शो नहीं करता। और ऐसे हार्ट अटैक को हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन से पेशेंट है जिसमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं आते। तो आपको पता होना चाहिए या तो एल्डर पेशेंट होंगे या फिर वो पेशेंट जिनको डायबिटीज होगा। और डायबिटीज के पेशेंट को सिम्टम्स क्यों नहीं शो होते? क्योंकि डायबिटीज नर्व को डैमेज कर देती है, और जिसकी वजह से सेकेंड बॉक्स जो है वो है वर्ल्ड हार्ट डे का। वर्ल्ड हार्ट डे इज हेल्ड ऑन 29 सितंबर एवरी ईयर। हर साल 29 सितंबर को हम लोग हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डे का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस डे को क्यों स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव का। ये अगले लाइन पे आप हेडिंग दे दें ऑब्जेक्टिव। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अवेयरनेस टू कॉमन पीपल। अब अक्सर आपने देखा होगा कि रूरल जो एरिया के अंदर लोग रहते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो ऐसे लोगों को हमने एजुकेट करना है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने अवेयर करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को बताना है कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, रैंडमली स्मोकिंग करते हैं, शौकिया स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमने एजुकेट करना है कि भाई ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं और ये आपके लिए कितनी सीवियर हो सकती हैं। तो इस डे का भी बेसिक पर्पस यही है कि आप इस डे पे लोगों को कंपेन स्टार्ट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, एजुकेट करें अबाउट द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, और उन सारे रिस्क फैक्टर को आप लोगों को बताएं, और उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से कैसे बच सकते हैं। आपने प्रिवेंशन देखी है कि आप उन्हें बताएं कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, ओबेसिटी ना आने दें, फैट को ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व करें, लाइक आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना मेंटेन रखें। ये चीज़ें इस तरह आपने लोगों को एजुकेट करना है। ये डे का मतलब ही ये है। तो यहाँ आपने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपका ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट मसल्स की डेथ हो जाती है। फिर कॉजेज में आपने बताना है वही एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक। सिम्टम्स आपने बता देनी है कि चेस्ट पेन है,
और उसके बाद आपको पेन रेडिएट कर रहा है आपके आर्म की तरफ, नेक की तरफ, जा लाइन की तरफ। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में आप दो तरह का ट्रीटमेंट देते हो, मेडिकेशन के थ्रू, और दूसरा क्या है आप एंजियोप्लास्टी कर देते हो या फिर स्टंटिंग, ये दोनों साथ ही होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट फेलियर हो गया, एरिथमियास हो गए और सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया। प्रिवेंशन में वही बात है, हार्ट डिजीज में आपने इसी तरह सबकी प्रिवेंशन सेम ही है कि आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है, डायबिटीज को मेंटेन करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी और हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, और अपना बॉडी वेट भी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।